काम किया है साथियों, पूर्वांचल के तरफ कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं। लेकिन साथियों हम कहना चाहते हैं, मोदी जी भी 12 साल से पूरे देश के विकास के लिए लगे हुए समझने में कि हम लोगों की, हम तो समझते हैं खुद की गलती हो गई। इतना विकास हुआ उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा हार जाए, लोकसभा में हार जाए, तो समझ में नहीं आता है कि लोगों की और कौन सी मांग थी जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए, कि हमको पराजय के रूप में यहाँ पर परिणाम देखने को मिला। सारे विकास के बावजूद अभी जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 43 सीटें घट गई। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट करके रह गई। हमको साथियों आज उसका दुष्परिणाम आप देखिए देश के अंदर। कभी कौन कौन आंदोलन किस किस नाम पर चल रहे हैं देश को अस्थिर करने के लिए। राष्ट्र विरोधी ताकतें जिस तरह से आज मजबूत हुई है, उसके कारण में जाएंगे तो वही 24 का 240 सीट है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि राष्ट्र विरोधी काम करके मोदी जी को घेरने के लिए। उस समय ताकत नहीं थी, लेकिन आज साथियों हम कहना चाहते हैं, आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी देखा। देश की आजादी के लिए हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो कुर्बानी दी थी, जो शहादत दी थी, उनके शहादत और कुर्बानी के परिणाम स्वरूप देश को आजादी मिली। और आजाद कराने वाले जो हमारे वीर शहीद थे, उनके सपनों के भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आज के नौजवानों की, युवाओं के ऊपर है। और निरंतर 80 साल से देश के अंदर जो विकास की एक प्रक्रिया चल रही है, आप अभी देख रहे हैं। और खास करके 2014 के बाद देश में जिस तेजी के साथ विकास के कार्य हुए हैं, उस कार्य के कुछ न कुछ अंश आपके भी नगर में मिल रहा है। आज हम कह सकते हैं कि बेलखला रोड के बुलंद कहानी आज वही तिरंगा झंडा जो 30 फीट का फहराया गया है, 30 मीटर का तिरंगा झंडा बेलखला रोड के विकास की बुलंदियों की आवाज बन गया है। और जिस जगह रामलीला मैदान में हम लोग आज खड़े हैं, इस रामलीला मैदान में भी पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन जब आज हम इसका स्वरूप देखते हैं, ये तालाब का कितना बढ़िया सुंदरीकरण, 30 मीटर ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके, यहाँ पर सुंदरीकरण करके जिस तरह से नगर के अंदर एक विकास का मॉडल पेश करने का काम हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष रेणु गुप्ता जी, उनके प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता जी ने किया है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उनका अभिनंदन करते हैं। दिनेश गुप्ता चर्चा भी कर रहे थे कि नगर के विकास के लिए 10 साल तक कभी मैंने अपने लेटर पैड पर साइन, सादा साइन करके और दिनेश गुप्ता के हवाले रहता था कि जो भी योजना है उस योजना के अंतर्गत आप शासन में चिट्ठी हमारी लगा दीजिए, पर भी मैं करूंगा। बेलखला का विकास करने की जिम्मेदारी रेणु गुप्ता और दिनेश गुप्ता की है। और मैं समझता हूं कि अपने तीसरे कार्यकाल में दिनेश गुप्ता और रेणु गुप्ता ने नगर पंचायत को चमकाने में कोई कसर नहीं उठा रखा है। और उसका उदाहरण है कि जब हम अपने नगर पंचायत सलेमपुर, लार, भाटपा और जगह जाते हैं तो हम उदाहरण देते हैं कि आप देखिए कि बेलखला का हमारा चेयरमैन किस तरह से विकास का काम कर रहा है। साथियों, विकास के काम तो हम लोग करते हैं,
बेलसरा रोड के लोगों की बड़ी मांग रहती थी व्यापारी साथियों की, फलाना ट्रेन रुकवा दीजिए, फला ट्रेन रुकवा दीजिए। जब तक मैं सांसद था, जिस जिस ट्रेन की मांग हुई बेलसरा रोड में उन ट्रेनों का ठहराव हुआ। मधुबन जाने पर मैंने कहा था कि फ्लाई ओवर बनेगा, फ्लाई ओवर बनने की शुरुआत हो गई है। आपको मैंने कहा था कि सलेमपुर लोकसभा के अंदर आपके कुभाव से लेकर रसड़ा होते हुए, कासमाबाद होते हुए आपके ये एक्सप्रेसवे में ये सड़क मिलाई जाएगी, सड़क मिलाई जा रही है। आपके कुभाव से लेकर सिकंदरपुर होते हुए बलिया सड़क का चौड़ीकरण आप देख रहे हैं कितने तेजी के साथ हो रहा है। आपके कुभाव के पास रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर बन रहा है। भागलपुर में जो पुल टूट गया था, जितनी तेजी के साथ आपने देखा है, एक पुल बनवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये हमारी सरकार की देन है कि हम लोगों ने प्रयास किया, तत्काल पुल पास हुआ। आज वो पुल का निर्माण कार्य चालू है और जैसे चालू होगा सलेमपुर की तरफ से हो करके आने वाली 4 लेन सड़क आपके कुभाव तक आप देखेंगे कि किस तरह का स्वरूप बनता है, किस तरह से भूगोल इतिहास को बदलता है, लेकिन जमीन पर भूगोल काम करता है। किस तरह से सड़कें बन रही है, विकास का जो पैमाना होता है, उस पैमाने पर जिस तरीके से काम करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, योगी जी की सरकार ने दिखाने का काम किया है, साथियों पूर्वांचल के तरफ कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं दिया। ये देवरिया हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, ये कुशीनगर हो, हम लोगों का बिहार का इलाका हो, इस इलाके के तरफ कभी भी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया तो मोदी जी और योगी जी की सरकार ने दिया, और इस तरह से ध्यान दिया कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं, चाहे सलेमपुर, लाल भाटपा आप चले जाइए, आप बारडी के तरफ चले जाइए, बलिया के तरफ चले जाइए, हर तरफ आपको 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन, प्रधानमंत्री सड़क, पता नहीं कितने विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन साथियों, बिजली की स्थिति 10 साल पहले क्या थी, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नगर हो, गांव हो, हर जगह बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ, बिजली आई, लोगों की मांग पूरी हुई। लेकिन साथियों, हम कहना चाहते हैं, मोदी जी भी 12 साल से पूरे देश के विकास के लिए लगे हुए हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे हैं, लेकिन पता नहीं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जनता की क्या मांग है। कभी कभी हम लोग समझने में कि हम तो समझते हैं खुद की गलती हो गई। बेलसरा में जितना विकास हुआ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा हार जाए, लोकसभा में हार जाए, ये हमको समझ में नहीं आता है कि लोगों की और कौन सी मांग थी जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए, कि हमको पराजय के रूप में यहाँ पर परिणाम देखने को मिला। पूरे देश के अंदर सारे विकास के बावजूद अभी जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 43 सीटें घट गई। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट करके रह गई। हमको आज गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। और साथियों, जिस दिन परिणाम आया था उसके 1 महीना बाद लोगों को पछतावा भी शुरू हो गया कि हम लोगों ने गलत किया, गलती हुई है, लोगों ने मानना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो कहते हैं ना, तीर तो कमान से निकल चुकी है साथियों। आज उसका दुष्परिणाम आप देखिए देश के अंदर किस तरीके से मोदी जी की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसान आंदोलन, कभी यूसीसी आंदोलन, कभी छात्र आंदोलन, कभी कौन आंदोलन, किस किस नाम पर चल रहे हैं। देश को अस्थिर करने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतें
जिस तरह से आज मजबूत हुई है उसके कारण में जाएंगे तो वही 24 का 240 सीट है। जब 1900 में 303 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, किसी की हिम्मत नहीं करती थी कि राष्ट्र विरोधी काम करके मोदी जी को घेरने के लिए उस समय ताकत नहीं थी। लेकिन आज साथियों हम कहना चाहते हैं, आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी देखा, अभी पार्लियामेंट चली है, मानसून सत्र चला है, एक दिन भी पार्लियामेंट के अंदर कोई काम नहीं होने दिया गया। क्या चाहिए? छात्र आंदोलन के नाम पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री आके लोकसभा में जवाब दे, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हो गए, विपक्ष भाग रहा है, उनका लेक्चर नहीं सुनना। अब गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। कांग्रेस की सरकार भी तो 10 साल आप लोगों ने देखा है, 10 साल में क्या परिस्थितियां बनी थी, किस तरह से देश के अंदर तुष्टीकरण, अपराधीकरण, देश में नक्सलवाद, देश के अंदर आतंकवाद, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, आतंकवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म हुआ, देश से तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हुई। आज हम कह सकते हैं सनातन से जुड़े हुए हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं सबका उन्नयन विकास हुआ। आज चाहे वो विश्वनाथ धाम हो, चाहे हमारा विंध्याचल धाम हो, केदारनाथ हो, हमारा बद्रीनाथ हो, हमारा जहां भी आस्था के केंद्र हैं उनको विकसित करके आज सनातन का जिस तरीके से उन्नयन करने का काम मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है, इस तरीके से ये राष्ट्र विरोधी ताकतें आज सनातन के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एकजुट होकर के और उनके खिलाफ जिस तरीके के अव्यवस्था फैला, अफवाह फैला कर, लोकसभा के चुनाव में देखा आपने, कहा गया कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो ये आपका संविधान खत्म हो जाएगा, देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही सबके खाते में 8-8 हजार रुपया तुरंत पहुंच जाएगा। इस तरह की अफवाहबाजी मोदी जी तो तीसरी बार एक प्रकार प्रधानमंत्री बन ही गए, कहां पर आरक्षण खत्म हो गया, कहां संविधान खत्म हो गया। उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 का साथियों, और उस चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, आप सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आप सबसे अपील भी करना चाहता हूं। साथियों, अगर गलती हुई तो 10 साल पहले जो लाठियां चलती थी, जिस तरीके से लूट डकैती छिनैती होती थी, जमीनों पर कब्जा होता था, लाठियां चलती थी, साथियों वो दौर भी वापस आने न पाए। इसलिए आज के अवसर पर आप सबसे अपील भी करना चाहता हूं, साथियों, ये गलती 2024 में भले हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारने का मौका हमें 2027 में मिलने वाला है। आज 15 अगस्त 2047 तक हमारे देश को आने वाले 100 साल जब होंगे 2047 में, और 2047 का 15 अगस्त पता नहीं हम लोग होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी देखेगी कि हमारा हिंदुस्तान विश्व में सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा अगर हम इन्हीं नीतियों पर चलते हुए विकास के कार्यों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें विकासशील देश बनने से रोक नहीं सकती है।
आज